सौरभ, आपकी बात बिल्कुल सही है। सब लोग जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में किसकी सरकार बनेगी, एग्जिट पोल में क्या आया, और बहुत अच्छे से ग्राफिक्स के जरिए आपने समझाया। और दूसरी तरफ सबकी नजर है यूक्रेन में जो जंग है उस पर। सबको चिंता है कि वॉर कहीं एस्केलेट तो नहीं हो जाएगा। आज रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की है। इसकी दिल दहलाने वाली तस्वीरें आज की बात में दिखाऊंगा। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आज ही आई कि 4 शहरों में रशिया ने ह्यूमन कॉरिडोर बनाने के लिए सीज फायर किया। यह सीज फायर कितना कारगर है, आज इसको समझने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की दोनों से बात की। इस बातचीत का क्या असर होगा? क्या मोदी इस वॉर को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? इसको एनालाइज करेंगे। आज रशिया और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। रशिया इस बात पर अड़ा हुआ है कि यूक्रेन की मिलिट्री पावर को खत्म किया जाए। टर्की के प्राइम मिनिस्टर ने भी बीच बचाव की कोशिश की। आज उन्होंने दावा किया कि रशिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स एंटालिया में मिलेंगे। तो ये सारी खबरें हैं। मैं आप ये सारी खबरें दर्शकों को बताऊं, इससे पहले आप उत्तर प्रदेश का जो एग्जिट पोल है सौरभ, उसको पूरा कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कहता है, ये सौरभ आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया रजत जी। और ये सर्वे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा हमने बताया, हम 2 सर्वे आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों के, और उत्तर प्रदेश में सीएनएक्स का और ग्राउंड जीरो रिसर्च का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। और दोनों में केवल अब एक पूर्वांचल का रीजन बाकी है, जहां आखिरी के 2 चरणों में मतदान हुआ, और जहां आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब प्रचार किया, उन्होंने कैंप किया वाराणसी में। तो सीएनएक्स का सर्वे पूर्वांचल के लिए 102 सीटें, इसके साथ ही यूपी के लिए इनका पूरा जो है सर्वे हो जाएगा। 52 पर बीजेपी, सपा 48 पर, बसपा 1 पर, कांग्रेस 0 पर, अन्य 1 पर। आप कह रहे हैं लगभग बराबरी की टक्कर बीजेपी और सपा के बीच में है। 102 में से 52 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी 48 सीटों पर आकर के ठहर सकती है। जरा मुझे सबसे पहले भावेश बताएं कि यहां पिछली बार क्या परिस्थिति थी? पिछली बार यहां पे बीजेपी 75 सीट जीती थी आउट ऑफ 102, एंड सपा प्लस वहां पे 17 सीटें जीती थी। यानी काफी नुकसान बीजेपी को यहां हो रहा है और काफी फायदा समाजवादी नुकसान हो रहा है। और ये जो यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि जो आधे जो बेल्ट है वहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन आधे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सपा अच्छा करेगा। और जो सपा ने जो गठबंधन बनाया था छोटी छोटी पार्टियों का, उसका असर यहीं पे देखने को मिल रहा है। जो राजभर साहब कह रहे थे कि उसका जो बीजेपी का सफाया तो नहीं लेगा, लेकिन बीजेपी को कुछ जगह जरूर छोटे छोटे जो गुट का जो गठबंधन हुआ, उससे बीजेपी को उसका नुकसान जरूर हो रहा है। ये यहीं पर इसमें आपने इंक्लूड किया है वाराणसी, इसमें आपने इंक्लूड किया है गोरखपुर। यस। और उसके बाद जो है ये नतीजा दूसरा एक फैक्टर ये है कि बीजेपी ने जो सीटें जो अपनी एलाइज को दी है, वो शायद एक मिस्टेक है। उतनी बड़ी चलिए पहले मैं आपके सर्वे की बड़ी बात बता दूं। सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है और योगी आदित्यनाथ ये सरकार एक बार फिर से लीड कर सकते हैं। बीजेपी सबसे आगे सीएनएक्स के एग्जिट पोल में, और कुल मिलाकर 250 के करीब लगता है कि आपने 240 के आसपास सीटें दी हैं। 240 से 250 के बीच ये टैली है सीएनएक्स के एग्जिट पोल की, जहां बीजेपी पहुंच सकती है और 250 तक का मार्क बीजेपी छू सकती है। यानी यूपी में सीएनएक्स के मुताबिक एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार आसानी से बना सकती है। समाजवादी पार्टी 140 से 160, यानी 100 सीटों का अंतर दोनों के बीच में आप बता रहे हैं कि रहेगा। और इसके अलावा बसपा और कांग्रेस वो इस लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में 6 से 12 बसपा और 2 से 4 कांग्रेस, यानी अपनी पिछली बार की परफॉर्मेंस से भी कम होती हुई दोनों दल दिखाई देते हैं। और बीजेपी एक बार फिर आसानी से सरकार बना सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 240 से 250 सीटें सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। और नुकसान जरूर है, 325 से 250 तक आना, 75 सीटों का नुकसान, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी योगी आदित्यनाथ के लिए। पिछली बार नरेंद्र मोदी की लहर में 325 सीटें गठबंधन को मिली थी, बीजेपी को, एनडीए को। इस बार 5 साल सरकार चलाने के बाद भी 250 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। यह हमारा एग्जिट पोल जो है वो आपके सामने रख रहा है तस्वीरें। और अगर ट्रेंड देखें, पश्चिम से पूर्वांचल आते आते केवल अगर एक बुंदेलखंड छोड़ दें, कुछ ना कुछ नुकसान हर फेज में सीटों का बीजेपी को हुआ, जो कि ठीक लगता है कि किसी एक फेज में बहुत ज्यादा नुकसान हो, ऐसा नहीं दिखाई दिया।
आप किसी फेज वाइज यदि जाएंगे तो जो सेकेंड फेज थी उसमें बीजेपी को जरूर कुछ नुकसान, मतलब पीछे थी। अभी आज जो हुआ उसमें भी बीजेपी लगभग सपा में लगभग कांटे की टक्कर थी। छठा फेज जो था उसमें भी कांटे की टक्कर थी। ये दो फेज यदि बीजेपी अच्छा करती तो शायद बीजेपी की जो दावा था, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जो कह रहे थे, जो बीजेपी का जो अपना आकलन था उससे पीछे रह गई। ये दो फेज बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, अदरवाइज बीजेपी 270। लेकिन उसकी वजह आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो जातियों का एक गठजोड़ किया था, छोटी जातियां जो जोड़ी थी, मंडल 2.0 जिसे कहते हैं, वो जो छोटी छोटी पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, इससे ये देखिए आपके सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक 403 सीटों का ब्रेकअप कुछ इस प्रकार है एग्जिट पोल का। 240 से 250 भाजपा, 140 से 150 सपा प्लस, बसपा 6 से 12, कांग्रेस 2 से 4, अन्य 0 से 2। मैं आपको पिछली बार का भी बता देता हूं, ये 240 से 250 ये 325 था। समाजवादी पार्टी का 140 से 150 पिछली बार 47 था, और 6 से 12 बसपा का पिछली बार 19 था, और कांग्रेस का 2 से 4 7 था। तो जो एक बात बार बार कही, पिछली बार तो बीजेपी ने सभी पार्टियों को उस आंधी में उड़ा दिया था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने डटकर टक्कर दी है बीजेपी को, नुकसान भी उनका काफी किया है। लेकिन बीएसपी और कांग्रेस इस लड़ाई से पूरी तरीके से आउट दिखाई दी है। समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव ये लड़ाई थी, सभी लोग इस बात की ओर इशारा कर रहे थे, और एग्जिट पोल भी इसी ओर संकेत दे रहा है। मैं बार बार कहूंगा यह अनुमान है, संकेत है हमारे एग्जिट पोल का, और असली 10 मार्च को नतीजों में देखा जाएगा कि ये असलियत के कितना करीब पाए गए। लेकिन एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी जरूर योगी आदित्यनाथ की बन सकती है। अब मैं आपके सामने हमारा दूसरा सर्वे भी खोलने जा रहा हूं, ग्राउंड जीरो रिसर्च का सर्वे क्या कहता है। पूर्वांचल के नतीजे आपके सामने आने के बाद ये 403 में से बीजेपी 180 से 220, ये असेसमेंट जो है कम से कम 30 सीटें 40 सीटें पिछले सर्वे से कम है। समाजवादी पार्टी 168 से 208, काफी करीबी मामला इस सर्वे में दिखाया जा रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। बसपा 2 से 12, कांग्रेस 2 से 8, अन्य 2 से 4। तो अगर आप केवल इन्हीं दोनों पर फोकस करें तो यहां काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और बहुत नजदीकी मामला दिखाई दे रहा है, और सारे सर्वेस कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एरर पर काम करते हैं, तो वो इस परिस्थिति को पलट भी सकता है अगर आप समझें। यानी इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी 220 छूती दिखाई देती है, तो समाजवादी पार्टी भी ऐसा नहीं है कि 200 का आंकड़ा नहीं पार कर सकती, वो 200 के ऊपर भी जा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी के लिए यहां पर जो संख्या जरूरी है उसके करीब दोनों ही दलों के पहुंचने की संभावना है। मैं एक एक करके रख देता हूं, जैसे अन्य 2 से 4 मैंने दिया है। ये राजा भी है कि 2 सीट है जो इसमें अन्य में है, और एक विजय मिश्रा ज्ञानपुर से चुनाव जीत रहे हैं, ये 3। और कांग्रेस का अगर आप 2 से 8 देख रहे हैं तो एक उनकी रामपुर खास की सीट है, और उसके अलावा उनके पास पिंडरा और अन्य सीट है जो जीत रहे हैं। बसपा के पास हरैया हो गया, रसड़ा हो गया, ऐसी 3-4 सीट है जो कंफर्म जीत रहे हैं। और ये सपा की अगर हम बात करें तो सपा के आप ले लीजिए कि 188 सीट पर ये खड़े हैं, 188 सीट इनका है, और भाजपा 200 पर खड़ी है। तो भाजपा अगर क्लोज फाइट की सीटें जीतती है तो भाजपा 220 तक जाएगी। अगर वो क्लोज फाइट की सीट सपा जीत लेती है ज्यादातर तो फिर वो 208 तक भी जा सकता है। आपने अगर इन दोनों का, आप कह रहे हैं इनका अगर मीन निकाल लिया जाए, एक औसत निकाल लिया जाए, तो 200 पर है बीजेपी आपके हिसाब से? ये बीजेपी के पास ज्यादा चांस है कि 200 पार करने का, लेकिन अगर किसी कारण से जो 40-48 क्लोज सीट है, अगर उस 48 में सपा बाजी ज्यादा मारती है तो फिर वो चले जाएंगे और फिर बीजेपी 200। आपने बड़ा नजदीकी मामला बताया है कि इस सर्वे के मुताबिक, ग्राउंड जीरो रिसर्च के मुताबिक, भाजपा जो है वो 200 के फिगर के ऊपर कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई देती है, और समाजवादी पार्टी 188 पर। तो 12-15 सीटों का अंतर दोनों के दरमियान दिखाई दे रहा है, और उनका कहना है 40 से 48 सीटें बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट की हैं, जो कि इस मुकाबले को किसी भी ओर मोड़ सकती हैं। तो इस सर्वे के मुताबिक तो नहीं कह सकते हम कि बहुत एक सेफ परिस्थिति में, सेफ सिचुएशन में बीजेपी है। लेकिन आप दूसरी ओर सीएनएक्स का सर्वे देखें तो उनके सर्वे में कहीं कोई डाउट दिखाई नहीं देता, कहीं कोई शक शुबा नहीं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनेगी। उनके सीएनएक्स की पार्टियों का जो गठबंधन तो हुआ, इससे ये देखिए आपके सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक 403 सीटों का ब्रेकअप कुछ इस प्रकार है एग्जिट पोल का। 240 से 250 भाजपा, 140 से 150 सपा प्लस, बसपा 6 से 12, कांग्रेस 2 से 4, अन्य 0 से 2। मैं आपको पिछली बार का भी बता देता हूं, ये 240 से 250 ये 325 था। समाजवादी पार्टी का 140 से 150 पिछली बार 47 था,
और 6 से 12 बसपा का, पिछली बार 19 था, और कांग्रेस का 2 से 4 7 था। तो जो एक बात बार बार कही, पिछली बार तो बीजेपी ने सभी पार्टियों को उस आंधी में उड़ा दिया था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने डटकर टक्कर दी है बीजेपी को, नुकसान भी उनका काफी किया है, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस इस लड़ाई से पूरी तरीके से आउट दिखाई दी है। समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी, यानी योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव, ये लड़ाई थी। सभी लोग इस बात की ओर इशारा कर रहे थे और एग्जिट पोल भी इसी ओर संकेत दे रहा है। मैं बार बार कहूंगा, यह अनुमान है, संकेत है हमारे एग्जिट पोल का, और असली 10 मार्च को नतीजों में देखा जाएगा कि ये असलियत के कितना करीब पाए गए। लेकिन एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी जरूर योगी आदित्यनाथ की बन सकती है। अब मैं आपके सामने हमारा दूसरा सर्वे भी खोलने जा रहा हूं, ग्राउंड जीरो रिसर्च का सर्वे क्या कहता है। पूर्वांचल के नतीजे आपके सामने आने के बाद ये 403 में से बीजेपी 180 से 220, ये असेसमेंट जो है कम से कम 30 सीटें 40 सीटें पिछले सर्वे से कम है। समाजवादी पार्टी 168 से 208, काफी करीबी मामला इस सर्वे में दिखाया जा रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। बसपा 2 से 12, कांग्रेस 2 से 8, अन्य 2 से 4। तो अगर आप केवल इन्हीं दोनों पर फोकस करें तो यहां काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और बहुत नजदीकी मामला दिखाई दे रहा है। और सारे सर्वेस कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एरर पर काम करते हैं, तो वो इस परिस्थिति को पलट भी सकता है अगर आप समझें। यानी इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी 220 छूती दिखाई देती है, तो समाजवादी पार्टी भी ऐसा नहीं है कि 200 का आंकड़ा नहीं पार कर सकती, वो 200 के ऊपर भी जा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी के लिए यहां पर जो संख्या जरूरी है उसके करीब दोनों ही दलों के पहुंचने की संभावना है। मैं एक एक करके रख देता हूं। जैसे अन्य 2 से 4 मैंने दिया है, ये राजा भी है कि 2 सीट है जो इसमें अन्य में है, और एक विजय मिश्रा ज्ञानपुर से चुनाव जीत रहे हैं, ये 3। और कांग्रेस का अगर आप 2 से 8 देख रहे हैं तो एक उनकी रामपुर खास की सीट है, और उसके अलावा उनके पास पिंडरा और अन्य सीट है जो जीत रहे हैं। बसपा के पास हरैया हो गया, रसड़ा हो गया, ऐसी 3-4 सीट है जो कंफर्म जीत रहे हैं। और ये सपा की अगर हम बात करें तो सपा के आप ले लीजिए कि 188 सीट पर ये खड़े हैं, 188 सीट इनका है, और भाजपा 200 पर खड़ी है। तो भाजपा अगर क्लोज फाइट की सीटें जीतती है तो भाजपा 220 तक जाएगी। अगर वो क्लोज फाइट की सीट सपा जीत लेती है ज्यादातर, तो फिर वो 208 तक भी जा सकता है। आपने अगर इन दोनों का, आप कह रहे हैं इनका अगर मीन निकाल लिया जाए, एक औसत निकाल लिया जाए, तो 200 पर है बीजेपी आपके हिसाब से? ये बीजेपी के पास ज्यादा चांस है कि 200 पार करने का, लेकिन अगर किसी कारण से जो 40-48 क्लोज सीट है, अगर उस 48 में सपा बाजी ज्यादा मारती है तो फिर वो चले जाएंगे और फिर बीजेपी 200। आपने बड़ा नजदीकी मामला बताया है कि इस सर्वे के मुताबिक, ग्राउंड जीरो रिसर्च के मुताबिक, भाजपा जो है वो 200 के फिगर के ऊपर कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई देती है, और समाजवादी पार्टी 188 पर। तो 12-15 सीटों का अंतर दोनों के दरमियान दिखाई दे रहा है, और उनका कहना है 40 से 48 सीटें बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट की हैं, जो कि इस मुकाबले को किसी भी ओर मोड़ सकती हैं। तो इस सर्वे के मुताबिक तो नहीं कह सकते हम कि बहुत एक सेफ परिस्थिति में, सेफ सिचुएशन में बीजेपी है। लेकिन आप दूसरी ओर सीएनएक्स का सर्वे देखें तो उनके सर्वे में कहीं कोई डाउट दिखाई नहीं देता, कहीं कोई शक शुबा नहीं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनेगी। उनके सीएनएक्स के मुताबिक बीजेपी 240 से 250 तक पहुंच सकती है, यानी 245 तक का फिगर वो छू सकती है। समाजवादी पार्टी जो है वो 145 के आसपास ठहर सकती है। बसपा 6 से 12, कांग्रेस 2 से 4। लेकिन ग्राउंड जीरो रिसर्च का जो सर्वे, जो एग्जिट पोल है, वो एक बहुत ही उलझी हुई सी परिस्थिति यहां दिखा रहा है, जिसमें आप किसी और निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। ना तो आप भाजपा के लिए कह सकते हैं ये कि वही 200 पार करेगी, ना सपा के लिए, क्योंकि दोनों उस पोजीशन में दिखाई दे रही हैं। मैं देवेंद्र का रिएक्शन इस पर जरूर चाहता हूं। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या लग रहा है मुमकिन दोनों में से ज्यादा? और सौरभ, एक दिलचस्प आंकड़ा आप देखें तो उसके लिहाज से ये जो आंकड़े हमें आ रहे हैं सर्वे के, वो और आप ज़्यादा तस्वीर क्लियर होगी कि ये कितना मुश्किल काम है। 1952 के बाद सौरभ ऐसा पहली बार होगा, अगर योगी आदित्यनाथ जो कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर दोबारा री इलेक्ट होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि वो मुख्यमंत्री रिपीट हो रहा है जो कि 5 साल रहा है। और रिपीट की बात करें तो 4 मुख्यमंत्री ऐसे रहे थे, जैसे हेमंती नंदन बहुगुणा की बात कर रहे हैं, एनडी तिवारी की बात कर लें, संपूर्णानंद की बात कर लें, या चंद्रभानु गुप्ता की बात कर लें। संपूर्णानंद 1957 में, 62 में चंद्रभानु गुप्ता, और इसके अलावा 74 में हेमंती नंदन बहुगुणा, और 85 में एनडी तिवारी। लेकिन इनमें से 3 नेता तो ऐसे थे, बहुगुणा, तिवारी और गुप्ता, जो कि बस कुछ महीने का सीएम रहे थे और फिर दोबारा चुनाव जीतकर वो आए थे। संपूर्णानंद तकरीबन 2 साल रहे थे, उसके बाद वो जीत कर आए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि 5 साल लगातार रहे हैं, अगर दोबारा री इलेक्ट होकर आते हैं तो ऐसा पहली बार होगा।
1985 के बाद आप देखें तो 37 साल बाद ये ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश अगर अपने मुख्यमंत्री को रिपीट करती है। तो आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो जो दूसरा आंकड़ा है, बीजेपी क्या सोचती है सौरभ, मैं ये बताना ज़्यादा बेहतर समझ रहा हूँ कि वो मानकर चल रही है कि 230 से 250 के बीच उसके नंबर्स आ सकते हैं। जाहिर तौर पर एकदम से क्लोज फाइट की वो उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वो मतलब ये जो 200 वाली लड़ाई है वो नहीं मानते कि वो नौबत आएगी उनकी, मतलब वो भी 200 वो छू पाए, अखिलेश भी वहां तक पहुंच पाए। नहीं, वो ये नहीं मान रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि 230 से 250 के लगभग ये आंकड़े निश्चित तौर पे बीजेपी के फेवर में रहेंगे। और ये मैं बार बार जब ये बात कर रहा हूँ, आंकड़ों की बात कर रहा हूँ या उन नेताओं की बात कर रहा हूँ, तो वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इलेक्शन कैंपेन में लगातार शामिल है। चलिए, ये हमारा एग्जिट पोल था और हमने कोशिश ये की कि 2 सर्वे आपको हम एक साथ दिखाएं कि दोनों सर्वे का ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा, क्या बताता है। तो जब हमने आपको दिखाया उत्तराखंड, वहां दोनों सर्वे के नतीजों में फर्क था। हमने ये फर्क गोवा में भी महसूस किया, लेकिन मणिपुर को लेकर के जो सर्वे हमारा था उसने बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई। पंजाब में सर्वे ने साफ साफ दिखाया कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और सरकार बना सकती है, उसके काफी नजदीक पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश के इस एग्जिट पोल में हमारी दोनों एजेंसियों के आंकड़े जो हैं उनमें एक कॉमन ट्रेंड है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हालांकि एक सर्वे एक बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें 240 से 250 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, और दूसरा सर्वे एक क्लोज फाइट की ओर इशारा कर रहा है, जहां पर लड़ाई जो है वो उस 200 मार्क की होगी, उस मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने की होगी, जिसमें उस सर्वे के मुताबिक अखिलेश यादव भी और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने की कुव्वत रखते हैं। और चूंकि वक्त है आज की बात का, मैं और ज्यादा वक्त आज की बात के दर्शकों का नहीं लूंगा, रिदत जी के पास चलते हैं। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखा आपने जो यूपी का एग्जिट पोल बताया है, अब एक एग्जिट पोल में तो बीजेपी बहुमत के करीब है और दूसरे में बीजेपी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीत रही है। मैंने बाकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके सर्वे भी देखे तो यूपी को लेकर के बाय एंड लार्ज सब यही कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी की जीत होगी। किसी ने 230 सीटें दी हैं, किसी ने 240, किसी ने 250, किसी ने कुछ ज़्यादा भी दी हैं। तो बाय एंड लार्ज एक चीज़ तो है कि बीजेपी की मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश में आएगी, ये सब एग्जिट पोल की सहमति है। अगर होता है तो जैसा अभी आप बता रहे थे कि बड़ा रिकॉर्ड बनेगा एक तरह से, कभी ऐसा 37 साल से उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं है। तो ये तो मैंने सुना है, लेकिन अब आज की बात के जो दर्शक हैं उनके लिए अगर आप क्विकली बता दें कि बाकी जो 4 राज्य हैं उनके एग्जिट पोल में हाइलाइट्स क्या हैं। जी जरूर, क्योंकि अभी यूपी हमने आपको दिखाया था, तो अब देख लेते हैं बाकी राज्यों की परिस्थिति क्या है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गोवा से। गोवा में 4 ट्रेंड दिखाई दे रहा है, 40 सीटें हैं गोवा के अंदर, नॉर्थ साउथ गोवा। और ये देखिए आपके सामने आ गए आंकड़े। सीएनएक्स के सर्वे में गोवा में बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बन सकती है, कांग्रेस 11 से 17 पर ठहर सकती है। टीएमसी ने इस बार एमजीपी के साथ गठबंधन किया। एमजीपी एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन 102 सीटें मिल सकती है मात्र, आपको 0 से 2, अन्य को 1 से 3। और दूसरे सर्वे में ग्राउंड जीरो रिसर्च में आप देखेंगे तो वहां उलट है, कांग्रेस पार्टी को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ता हुआ इस सर्वे में दिखाया जा रहा है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर का सर्वे जो है वो ये बताता है, ग्राउंड जीरो रिसर्च का सर्वे था, बीजेपी की सरकार है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं वहां पर, और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी वहां पर कंफर्टेबली अपनी सरकार बना लेगी। इस ओर वो बढ़ रही है, 60 में से 31 सीटों तक वो पहुंच सकती है। इसके अलावा अन्य को कई सीटें हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, एनपीएफ, एनपीपी, उनके पास भी बहुत सारे विधायक जीत कर पहुंच सकते हैं। और पिछली बार जैसा हुआ था कि सब लोग बीजेपी के साथ शामिल हो गए थे, तो यहां पर हमारा एग्जिट पोल ग्राउंड जीरो रिसर्च का यह इशारा करता है कि यहां बीजेपी को दोबारा सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह मणिपुर की तस्वीर थी जो इस अभी आपने देखी है। बीजेपी 26 से 31, कांग्रेस 12 से 17, एनपीएफ 2 से 6, एनपीपी 6 से 10 और अन्य 3 से 6। तो मणिपुर में बीजेपी दोबारा अपनी सरकार बनाएगी, यह हमारे एग्जिट पोल का नतीजा है। पंजाब बहुत इंटरेस्टिंग है और पंजाब की तस्वीर जो निकल के आई है वो है भी बहुत दिलचस्प। पंजाब की 117 सीटों में से कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई देती है, 49 से 59। ये जो 59 का फिगर है ये सबसे महत्वपूर्ण है। 117 सीटें हैं विधानसभा में और 59 सीटें ही चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो इस सर्वे के मुताबिक ग्राउंड जीरो रिसर्च के कांग्रेस पार्टी उस हाफ वे मार्क या मैजिक फिगर, जादुई आंकड़ा जो उसको आप कहना चाहें, उसको छू सकती है। आम आदमी पार्टी का इस बार शोर बहुत हुआ, वो सीटें बढ़ा भी सकती है अपनी 27 से 37। शिरोमणि अकाली दल अपनी जमीन बचाने में कामयाब होगी 20 से 30 सीटों के साथ, लेकिन बीजेपी जितना दावा करती है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, 206 सीटें
उसे मिल सकती है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी 2 सर्वे हमारे सामने थे और उत्तराखंड की तस्वीर कुछ यूं है आपके सामने। सीएनएक्स के सर्वे में एक मेजॉरिटी बीजेपी को मिल सकती है, 35 से 43 सीटों तक यहां पर आपको चाहिए 36 सीटें सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस 24 से 32, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और अन्य 2 से 4। ये सीएनएक्स के सर्वे के नतीजे हैं और ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी 25 से 29 पर ठहर जाएगी और कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में आकर के अपनी सरकार बना सकती है 37 से 41। अब ये तो हमने आपको केवल 2 सर्वे दिखाए हैं, अब हम आपको एक पोल ऑफ पोल्स दिखा सकते हैं, ग्रैंड पोल्स कह सकते हैं उसे आप। 3 से 9 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी 103 और अन्य 2 से 3। कॉमन ट्रेंड इसमें आप ये देखेंगे, ये तीनों में बीजेपी तो आगे है, हालांकि किसी में बहुत ज्यादा किसी में कम, लेकिन बाकी दोनों दलों का कोई अस्तित्व नहीं है चुनाव में बहुत ज्यादा, ये भी साफ दिखाई दे रहा है बसपा और कांग्रेस का। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का देखें ट्रेंड, 223 से 248 सीटों के बीच आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि 250 भी पहुंच सकते हैं और 220 पर भी ठहर सकता है। लेकिन अगर इनका आप लोअर बेस भी ले तो भी इनके हिसाब से बीजेपी एक क्लियर मेजॉरिटी पर जा रही है। ये बाकी तीनों सर्वे से मिलता हुआ ट्रेंड है और अखिलेश यादव की पार्टी के लिए 148 से 157 की प्रेडिक्शन है जी न्यूज डिजाइन बॉक्स की। 5 से 11 बीएसपी, 4 से 9 पर कांग्रेस। अब एबीपी सी वोटर की बात करें तो यह काफी नजदीक है डिजाइन बॉक्स के सर्वे के, 228 से 244 सीटें, 132 से 148 पर समाजवादी पार्टी और 13 से 21 पर बहुजन समाज पार्टी। यहां पर कुछ ठीक ठाक सीटें दी गई, 4 से 8 पर कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये 5 सर्वे आपके सामने हैं और इन 5 सर्वे में आप देखेंगे कि बीजेपी को आगे दिखाया गया है। सबसे कम अगर देखें तो इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च ने दिया है 180 से 220, हालांकि हमारा ही दूसरा सर्वे सीएनएक्स के साथ 240 से 250 भी दे रहा है। कॉमन थ्रेड पकड़ने की कोशिश करें तो वो दिखाई देता है ये कि बीजेपी आगे है, बीजेपी मेजॉरिटी पार करेगी, ऐसा सारे सर्वे दावा कर रहे हैं, कहीं कम और कहीं ज्यादा। तो सर यूपी को लेकर के मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो यूपी में सबको लगता है कि बीजेपी सरकार बना लेगी, कोई 250 और कोई 220, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब मुझे लगता है जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें काफी विरोधाभास है अलग अलग सर्वेज में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक रजत जी। और उत्तर प्रदेश के लिए सारे एग्जिट पोल्स एक ही ट्रेंड दिखाते हैं। जैसा आपने कहा कि सारे एग्जिट पोल्स पर भरोसा करें, तो अगर ये गलत हुए तो लोगों का एग्जिट पोल्स पर से भरोसा उठ जाएगा। तो ये जो हमने यूपी के अलावा बाकी आपको दिखाया उस पर जरूर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो दिखाई देता है। खास तौर पर उत्तराखंड और गोवा को लेकर के एक कॉमन ट्रेंड निकल कर सामने नहीं आ रहा है। या उत्तराखंड में इतना जरूर ट्रेंड्स दिखा रहे हैं जो हमारे 2 सर्वे थे कि बीजेपी के बारे में जितना खराब वो परफॉर्म करेगी ऐसी लोग आशंका जाहिर कर रहे थे या उनके विरोधी उम्मीद कर रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा है। वो तो इनको और देखेंगे सौरभ तो और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा। तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा कर देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने समझाया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया रजत। एग्जिट पोल से सिर्फ संकेत मिलते हैं, असली नतीजे आप जानते हैं 10 मार्च को आएंगे। इंडिया टीवी ने आपको सबसे तेज नतीजे पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। मॉडर्न ग्राफिक्स के जरिए एक एक सीट के नतीजे को आप आसानी से समझ पाएंगे, ये हमने कोशिश की है। 10 मार्च को सुबह 7 बजे से मैं स्टूडियो में मौजूद रहूंगा। जितना मेरा अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूंगा। 5 राज्यों के नतीजे आप तक पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, सबसे तेज पहुंचे और फिर उन नतीजों को हम एनालाइज भी करें, समझने की कोशिश करें। तो ये हम कोशिश करेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज किस तरह रशिया ने यूक्रेन के सिविल इलाकों में हमले किए। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, दिल दहलाने वाली हैं, तकलीफ देने वाली हैं। इस वक्त आप जो मिसाइल की बौछार देखेंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये यूक्रेन के एक गांव के पास की है। आसपास आपको घर दिखाई देंगे और अब तक रशियन एयरफोर्स आसमान से बम बरसा रही थी। ग्राउंड फोर्स सुनसान इलाकों में रॉकेट दागे जा रहे थे, लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने सिविलियन इलाकों में पोजीशन ले रखी थी। रशिया उस पर अंधाधुंध बमबारी नहीं कर पा रहा था और यूक्रेन की फौज को एडवांटेज मिल रहा था। अब रशियन आर्मी ने सिविलियन इलाकों में भी पोजीशन ले ली है, जिससे अगर यूक्रेन की आर्मी उस पर बमबारी करती है तो सिविलियंस के भी मारे जाने के चांस होंगे। इस डर से यूक्रेन की फौज थोड़ा डिफेंसिव है और इसी का फायदा उठाते हुए अब रशियन आर्मी ने यूक्रेन के गांवों में, शहरों में, आवासीय इलाकों में पोजीशन ले ली है, मिसाइल्स और रॉकेट दागे हैं।
रशिया के मिसाइल अटैक में आज लुहांस्क प्रोविंस में एक तेल के डिपो में आग लग गई। लुहांस्क यूक्रेन का वही प्रांत है जिसे रशिया ने कुछ दिन पहले अलग देश के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन अब भी यहाँ यूक्रेन की फौज है, उसका गोला बारूद है, जरूरी सामान का भंडार है। इसी को बर्बाद करने के लिए रशिया ने आज यहाँ मिसाइल्स फायर किए और तेल के गोडाउन में आग लगने के बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। युद्ध के दौरान पेट्रोल डीजल की अहमियत बहुत होती है, उतनी अहमियत जितनी कि हथियारों की होती है। डीजल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा तो आर्मी का मूवमेंट रुक सकता है। इसलिए नेटो यूरोपियन फेडरेशन ने भी यूक्रेन को हथियार भेजने से पहले डीजल भेजा था, जिससे यूक्रेन की सेना के मूवमेंट पर किसी तरह रोक न लगे। अब रशियन आर्मी यूक्रेन के ऑयल डिपोज को नष्ट करने का फैसला किया। एक बड़ी बात यह हुई कि रशिया ने सीज फायर का ऐलान किया कुछ शहरों में, जहां पर यह कहा कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिया जाएगा। अगर इनको छोड़ दें तो ज्यादातर शहरों में आज रशियन एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स ने जमकर बमबारी की। रशिया के मिसाइल अटैक में यूक्रेन के एक एयरपोर्ट पर 9 लोगों की मौत हो गई। रशियन एयरफोर्स ने कैलिबर मिसाइल से इस एयरपोर्ट को निशाना बनाया। एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरते ही वहां जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक मिसाइल्स इस तरह बरसी, पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। रेस्क्यू सर्विस से लोगों ने मलबे से 15 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 आम नागरिक थे और 4 यूक्रेनी सैनिक थे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि मिन्स्या में रशिया ने 8 मिसाइल्स के जरिए बमबारी की। इस हमले के बाद जेलेंस्की ने एक बार फिर से नेटो देशों से यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन बनाने की मांग की, जिससे रशियन एयरफोर्स बम न बरसा सके। जेलेंस्की ने रशियन अटैक की तुलना आतंकी हमले से करते हुए कहा कि जिस तरह से आतंकवादियों की आर्थिक मदद बंद की जाती है, उसी तरह रशिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी जानी चाहिए। अगर नेटो मुल्क यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन नहीं बना सकते तो कम से कम यूक्रेन को फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करा दे, जिससे यूक्रेन अपनी रक्षा कर सके। мирные народы यदि यूक्रेन के खिलाफ रूस आक्रमण जारी रखता है तो इसका मतलब है कि युद्ध रोकने के लिए और शांति के लिए रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। नए प्रतिबंध जिसमें रूस से निर्यात, खासकर तेल और तेल के उत्पादनों के निर्यात पर रोक लगाने की जरूरत है। आप इस तरह से भी मान सकते हैं जैसे आप आतंकवादियों को आर्थिक मदद देना बंद करते हैं। इसके साथ ही रूस के आयात पर भी प्रतिबंध लगाना होगा। अगर रूस सभ्य समाज के नियमों का सम्मान नहीं करता है तो उसे जरूरी सामान और दूसरी सेवाएं भी नहीं मिलनी चाहिए। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि या तो आप हमारा एयर स्पेस क्लियर करवा दें या फिर हमें फाइटर प्लेन और एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए, जिससे हम अपने एयर स्पेस को रूस से खाली करवा सकें। Я говорю це лідерам світу. जेलेंस्की ने यह बात कोई पहली बार नहीं कही। वो कई दिन से नेटो मुल्कों से अपील कर रहे हैं कि वो यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाइंग जोन बना दें, लेकिन पुतिन ने साफ साफ कह दिया अगर किसी भी देश ने, किसी भी संगठन ने यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने की कोशिश की तो इसे रशिया के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा और फिर रशिया उसी हिसाब से माकूल जवाब देगा। यही वजह है कि अमेरिका हो या नेटो मुल्क, सभी ने कह दिया कि यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने का उनका कोई इरादा नहीं है। रशिया के लिए यूक्रेन का एयर स्पेस खुला होना इतना अहम क्यों है, यह भी समझ लीजिए। इसकी मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह रशिया का मोस्ट एडवांस सुखोई 35 फाइटर प्लेन है और रशिया के फाइटर जेट्स बेधड़क होकर यूक्रेन पर जमकर बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स रशिया की कंपैरिजन में बहुत कमजोर है, इसलिए यूक्रेन के एयर स्पेस पर इस वक्त रशिया का एक छत्र राज है, टोटल कंट्रोल है। यही वजह है कि रशिया ने फाइटर जेट से बम और मिसाइल बरसाकर यूक्रेन की कमर तोड़ दी है, उसकी एयरफोर्स को नेस्तनाबूद कर दिया है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। खार्किव के मार्केट की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मॉल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। यही हाल सरकारी इमारतों का है। एयर स्पेस पर कब्जे का रशिया को इतना फायदा हुआ है कि ग्राउंड फोर्स के पहुंचने से पहले उसने आसमान से बम बरसाकर यूक्रेन की आर्मी को
डिफेंस इंस्टॉलेशंस को, सरकारी इमारतों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। जब रशिया की ग्राउंड फोर्सेज आई तो उन्हें बहुत कम रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के हर शहर का ऐसा ही मंजर है। रशियन फाइटर जेट्स ने कारपेट बॉम्बिंग की है, यूक्रेन के शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। इस वक्त तबाही की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मिक्लोएव शहर की हैं। रशियन एयरफोर्स की बमबारी में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई थी। हालांकि शहर के ज्यादातर लोगों ने शेल्टर होम में शरण नहीं रखी है, इसलिए मरने वालों की संख्या तो ज्यादा नहीं है। लेकिन रशियन आर्मी जिस तरह से सिविलियन एरियाज में बम बरसा रही है उससे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज हैं। रशिया के कई क्लस्टर बम तो गिरने के बावजूद एक्सप्लोड नहीं हुए। मिक्लोएव शहर के मेयर ने कहा कि रशियन आर्मी अब यूक्रेन के डिफेंस इंस्टॉलेशन नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों को जानबूझकर निशाना बना रही है। Today at 5 a.m. We were bombed by Russian troops. Almost all bombs fell on the city civilian buildings. I mean houses of the people, and we had a lot of bombs fallen and unexploded. Almost 40 bombs fell down and had not unexploded. All the bombs were this cluster bomb. Cassette bombs, or how they call it. It's the big bomb which divides on small bombs and then explodes and kill civilian and people. So it's not about fight with military troops, but more with civilian. यूक्रेन ने बार बार यह आरोप लगाया कि रशियन एयरफोर्स उसके सिविलियन इलाकों में बम बरसा रही है, लेकिन रशिया ने इसकी कोई परवाह नहीं की। यूक्रेन की मिलिट्री पावर को जबरदस्त नुकसान हो जाए। आज खेरसोन शहर में रशियन आर्मी ने यूक्रेन का सुखोई 25 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन पर रशिया का चौतरफा हमला जारी है। एक तरफ रशियन एयरफोर्स है, यूक्रेन के फाइटर प्लेन्स को मार गिरा रही है, दूसरी तरफ रशियन टैंक लगातार कीव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रशियन टैंक के साथ साथ आर्म्ड व्हीकल्स भी हैं। इनको किसी तरह के खास रेसिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ रहा और ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कीव और इसके आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी है, स्नोफॉल है, लगातार हो रहा है, बर्फ पड़ रही है, इसलिए आम लोग और भी परेशानी में हैं। लेकिन रशिया आर्मी का कहना है कि उसकी तरफ से आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा। यूक्रेन की सेना खुद आम लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रही है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मारियुपोल की एक घटना के बारे में बताया गया कि जहां यूक्रेन आर्मी की फायरिंग में 4 आम लोग मारे गए थे। Вчера около 17 часов московского времени कल शाम 5 बजे मारियुपोल के पोपडी एवेन्यू में रशियन आर्मी और यूक्रेनियन नेशनलिस्ट के बीच संघर्ष हुआ। उन्होंने करीब 150 आम लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रखा था। उन लोगों ने आम नागरिकों के पीछे छिपकर रशियन आर्मी पर फायरिंग की। इस फायरिंग में 4 आम नागरिक मारे गए जबकि 5 घायल हुए। इस बात में कोई शक नहीं है कि रशियन अटैक में यूक्रेन के कई आम लोगों की जान गई है। यूक्रेन भी अपनी ताकत के हिसाब से जवाब दे रहा है। आज जंग का 12वां दिन है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी आर्मी अब तक रशिया का पावरफुल जो उसकी फौज है उसका जमकर मुकाबला कर रही है। आज यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया कि उसने खार्किव इलाके में रशिया के एक फाइटर जेट को मार गिराया। आग का गोला बने हुए फाइटर प्लेन को आप बिल्डिंग्स पर गिरते हुए देख सकते हैं। एक और एंगल से आप इस फाइटर जेट को गिरते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के अटैक में रशिया के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स कई इलाकों में रशियन फौज के मूवमेंट को रोकने में कामयाब हुई है। कई जगह रशियन सेना को आगे बढ़ने में मुश्किल हुई है। दोनों देशों के बीच ये जो भीषण जंग चल रही है इसको सुलझाने की कोशिशें भी अभी जारी हैं। आज बेलारूस में रशिया और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच एक 3rd राउंड हुआ। इससे पहले 28 फरवरी को और 3 मार्च को बात हुई थी। यूक्रेनी मीडिया ने कहा कि रशिया ने युद्ध रोकने के लिए 4 कंडीशंस रखी हैं। पहली, यूक्रेन की आर्मी तुरंत अपने सारे एक्शन रोक दे। दूसरी, यूक्रेन गारंटी दे कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। और तीसरी शर्त यह कि यूक्रेन क्रीमिया को
रशिया की टेरिटरी के नाम पर मान्यता दे, और चौथी शर्त यह कि यूक्रेन लुहांस्क और दोनेस्क इन दोनों को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर मान्यता दे, रिकॉग्नाइज करे। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रशिया की आर्मी तुरंत उसकी जमीन खाली करे, उसके बाद कोई बात हो सकती है। अब दोनों पक्षों में सहमति तो नहीं बन पा रही है, लेकिन इतनी राहत है कि कम से कम बात तो हो रही है, शायद कोई रास्ता निकले। अब 10 मार्च को यूक्रेन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, यह बताया कि आज टर्की ने, और यूक्रेन के कहने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इस मामले की सुनवाई हुई है। यूक्रेन की तरफ से मांग की गई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रशिया से फौरन हमला बंद करने को कहे। अब रशिया को उसमें अपना पक्ष रखना है, हालांकि रशिया ने आज किसी को वहां भेजा नहीं था, कोई उनकी तरफ से अब पक्ष रखने वाला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं था। लेकिन रशिया की तरफ से लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उसकी इमेज बहुत ज्यादा डैमेज ना हो, वो केयरफुली कर रहे हैं। इसीलिए रशिया ने आज यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया। रशिया ने इन 4 शहरों में 6 ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए हैं जिससे यूक्रेन के आम नागरिक सुरक्षित जगहों पर जा सके। रशिया ने ये कॉरिडोर कीव, खार्किव, मारिउपोल और सूमी शहर में बनाए हैं। यूक्रेन के आम नागरिकों के अलावा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, उनको भी इसकी जानकारी दी है ताकि वो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सके। और ये सुरक्षित बाहर निकालने का काम रशियन आर्मी की देखरेख में होगा और ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पर नजर रखी जाएगी। यूक्रेन की राजधानी कीव से जो कॉरिडोर बनाया गया है वो गोस्तोमेल और चेर्नोबिल होते हुए गोमेल शहर तक जाएगा। गोमेल शहर बेलारूस में है। इसी तरह खार्किव शहर से निकलने वाला ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बेलगोरोद शहर तक जाएगा। बेलगोरोद शहर रशिया में है। और मारिउपोल से जो रास्ता निकलेगा उसमें 2 रूट हैं। एक का आखिरी डेस्टिनेशन रूस का शहर है, जबकि दूसरा शहर यूक्रेन का है, ज़ेपोरिज़िया है, जहां रशिया फिलहाल बमबारी नहीं कर रहा और यह एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। 2 कॉरिडोर सूमी शहर में भी बनाए गए हैं और यहां से जिन लोगों को निकाला जाएगा उन्हें रशिया के 2 शहरों में ले जाया जाएगा। यहां से रशिया काफी करीब है। Сегодня с 10 утра московского времени объявлен режим... आज सुबह 10 बजे से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया है। इनमें से कीव और खार्किव में 1-1 जबकि मारिउपोल और सुमी में 2-2 मानवीय गलियारे दिए गए हैं। यूक्रेन के लोगों को संयुक्त राष्ट्र को ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। इन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए यूक्रेन के आम नागरिक पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए जा सकते हैं। रशियन आर्मी ड्रोन कैमरे की मदद से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी। अब ये बात साफ है, इस तरह के रास्ते बनाकर, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाकर रशिया दुनिया को बताना चाहता है कि उसका सिविलियंस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। उसकी टक्कर यूक्रेन की फौज से है। लेकिन एक सवाल सबके मन में है, आज 12 दिन हो गए, अब तक रशिया यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा क्यों नहीं कर पाया? कई दिन से हम सुन रहे हैं कि रशियन आर्मी कीव से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी तक कीव पर कब्जा नहीं हो पाया। रशिया ने बम बरसाए, तबाही मचाई, खौफ पैदा किया, लेकिन कीव तक नहीं पहुंच पाए। और सब जानते हैं कि पुतिन की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर्स में से एक है। उसके पास एडवांस्ड वेपन्स हैं। रशिया तो पूरी दुनिया को आर्म सप्लाई कर सकता है और 48 घंटे में पूरे के पूरे यूक्रेन को तबाह कर सकता है। इतनी ताकत उसके पास है। फिर भी कीव अब तक उसके हाथ में क्यों नहीं आया? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अभी भी यूक्रेन में है, जंग को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की की आर्मी इतनी मजबूत है कि उसने पुतिन को रोका हुआ है, उनकी फौज को रोका हुआ है? इसकी संभावना कम लगती है। रशिया ने शुरू के हमलों में यूक्रेन की एयर पावर को ध्वस्त कर दिया था। यूक्रेन की फौज की सप्लाई लाइंस को तोड़ दिया था। ग्राउंड पर यूक्रेन रशिया को नुकसान तो पहुंचा सकता है पर रोक नहीं सकता, इतनी ताकत उसमें नहीं है। इसीलिए लगता है कि पुतिन का फिलहाल यूक्रेन पर, कीव पर पूरी तरह कब्जा करने का इरादा नहीं है। पुतिन की कोशिश है कि प्रेशर बिल्ड किया जाए और इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि यूक्रेन 2 बातों के लिए मजबूर हो जाए। एक तो अपने को डीमिलिटराइज करने के लिए राजी हो जाए और दूसरा कमिटमेंट दे कि वो नेटो ज्वाइन नहीं करेगा।
अगर यह हो जाता है तो पुतिन का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर यूक्रेन प्रेशर में नहीं आया, ये दोनों बातें नहीं मानी, तो फिर पुतिन को फाइनल असॉल्ट लॉन्च करना होगा, जो एक मुश्किल काम है। वो इससे बचना चाहते हैं। इस वक्त लगता है कि पुतिन उस सिचुएशन से को अवॉइड करना चाहते हैं। ये उनकी रणनीति लगती है, क्योंकि एक बार यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, एक बार फौजी ताकत के बल पर वहां पहुंच गए, तो फिर ये लड़ाई लंबी चलेगी और यूक्रेन में फंस गए तो वही हाल होगा जैसा अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ था। तो ये पुतिन की रणनीति लगती है। यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से करीब 50 मिनट तक बात की। पुतिन ने मोदी को यूक्रेन और रशियन डेलीगेशन के बीच चल रही नेगोशिएशन के बारे में बताया और नरेंद्र मोदी ने पुतिन को सुझाव दिया कि डेलीगेशन लेवल टॉक्स के साथ साथ वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से डायरेक्ट बात करें। मोदी ने सूमी सहित यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर अनाउंस करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सूमी में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की और पुतिन ने भरोसा दिलाया कि रशिया इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकालने में पूरी मदद करेगा। और इस बातचीत के बाद भारत में रशियन एम्बेसी ने ट्वीट करके बताया कि रशिया की मिलिट्री इंडियन सिटीजन्स को सूमी से निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त यूक्रेन के ज्यादातर शहरों से इंडियन स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन सूमी यूनिवर्सिटी में करीब 600 छात्र फंसे हुए हैं। पिछले 12 दिन से जो जंग चल रही है, इसके बीच प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं और सबसे ज्यादा चिंता स्टूडेंट्स की है। पुतिन से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी बात की। पहले मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत का समर्थक है। फिर मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में जो मदद की है उसके लिए ज़ेलेंस्की को शुक्रिया अदा किया। मोदी ने सूमी में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकालने को लेकर भी बात की, क्योंकि यह सबसे बड़ी चिंता इस वक्त भारत की है। सूमी के अलावा यूक्रेन के बाकी शहरों से ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 83 स्पेशल फ्लाइट के जरिए 17,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। इनमें से 83 फ्लाइट्स में से 7 फ्लाइट्स पिछले 24 घंटों में भारत लौटी हैं। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुआ है। इन 7 फ्लाइट के जरिए 1250 लोगों को पिछले 24 घंटे में वापस लाया गया है। आने वाले 24 घंटे में 3 फ्लाइट्स और आएंगी। आज शाम पोलैंड से निकली आखिरी फ्लाइट दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर लैंड हुई। हंगरी से भी कल आखिरी फ्लाइट भारत के लिए निकली थी, जो आज सुबह दिल्ली पहुंची। हंगरी में इंडियन सिटीजन्स की वापसी की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को सौंपी गई थी। हरदीप पुरी ने ट्वीट करके बताया कि हंगरी के रास्ते 6,177 भारतीय स्टूडेंट्स को सुरक्षित वापस लाया गया है। पोलैंड से इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर आखिरी फ्लाइट इंडियन एयरपोर्ट पर पहुंची और उसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी सवार थे। वीके सिंह ने यहां पहुंचने के बाद कहा कि अगर अभी भी कोई स्टूडेंट बचा होगा तो भारत सरकार उसे भी वापस लाएगी। हम लोगों ने कोशिश की है कि भारत सरकार सब लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाए। पोलैंड से हम 3,000 से ज़्यादा बच्चों को निकाल कर लाए हैं। हर एक 3 जगह और हमारे मंत्री गए थे, वहाँ से भी काफ़ी नंबर के अंदर निकाल कर लाए। ये भारत सरकार का एक प्रयास हमेशा से रहा है कि कोई भी भारतीय असुरक्षित महसूस ना करे। वहाँ से आखिरी फ्लाइट, इसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई, लेकिन अगर इक्का दुक्का कोई आता उसका बंदोबस्त करते हैं। आज जो स्टूडेंट्स वापस लौटे उनमें से ज्यादातर खार्किव में फंसे हुए थे। इस वक्त खार्किव पर रशियन आर्मी का पूरा कंट्रोल है। पिछले हफ्ते तक खार्किव में जबरदस्त जंग चली, मिसाइल्स बरसी, रशियन आर्मी ने जबरदस्त हमला किया। आज जो फ्लाइट दिल्ली पहुंची उसमें हरियाणा के नूह में रहने वाले भाई बहन आवेज हुसैन और रोना परवीन भी थे। दोनों खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए थे, लेकिन खार्किव में लड़ाई बढ़ी तो दोनों 5 दिन तक हॉस्टल में फंसे रहे। इनकी बात सुनने से पता चला कि 5 दिन हॉस्टल में बेसमेंट में कैसे उन्होंने बिताए। और 2 मार्च को जब रशिया ने खार्किव में फंसे लोगों को बाहर लाने में मदद की, रास्ता दिया, 6 घंटे का वक्त दिया, तो क्या हाल हुआ ये आप उनसे ही सुनिए। हम खार्किव में थे, तब अब बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ तो हमारे सीनियर्स ने कहा बेसमेंट में चलो, तो हम 4-5 दिन बेसमेंट में रहे।
खाना वाना मिलता रहा थोड़ा बहुत जितना भी मिल रहा था। फिर उसके बाद हम वहाँ से स्टेशन गए, बोला ट्रेन लो। हम 8-10 किलोमीटर स्टेशन गए, चल गए, और वहाँ से ट्रेन में किसी ने नहीं चढ़ने दिया हमको। यूक्रेन के जो वहाँ के आदमी थे उनको चढ़ने दिया, इंडियंस को किसी को नहीं चढ़ने दिया। क्या कहते? वो चढ़ने ही नहीं थे, मार रहे थे वहाँ पे, चढ़ने ही नहीं दे रहे थे किसी को। फिर वहाँ के बाद फिर हम वहाँ रुके रहे, ट्रेन में तो चढ़ने नहीं दिया। 3-4 ट्रेन निकल गई, 5-6 घंटे खड़े रहे। फिर वहाँ उसके बाद फिर एम्बेसी ने एडवाइजरी निकाली कि खारगिल से जल्द निकलो, सेफ़ नहीं है। फिर हम वहाँ से भागे। फिर हमारे आसपास गोलियां चल रही थी, बम गिर रहे थे ऊपर, हम कैसे कैसे बचे हम दोनों। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, वहाँ पे बहुत परेशानी हुई हमें। हम वहाँ से जैसे तैसे भागे, किसी ने कोई हेल्प नहीं की हमारी। हम फिर वहाँ से यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस किया, हमने बहुत मुश्किल से किया था। वहाँ पे हमारे ऊपर बम से अटैक भी हुआ था। फिर वहाँ से यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर हम रोमानिया गए थे, रोमानिया में ठहरे थे। फिर रोमानिया से अभी हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे गए हैं और यहाँ पे आ गए। बम्बार्डिंग शुरू हुई खारकिव में, ज़बरदस्त बम्बार्डिंग हो रही थी। तब कहाँ थे और कहाँ पर अपने शेल्टर ले रखा था? तब हम बेसमेंट में थे, खारकिव के हॉस्टल 5 में थे, वहाँ पे रह रहे थे। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने लगे तो हम वहाँ से निकल गए। हाफिज हुसैन और रोना परवीन ने जो बताया, ऐसी कई सारी खौफनाक कहानियां हैं। हर स्टूडेंट का अपना अपना एक्सपीरियंस है। वॉर जोन से निकलकर कैसे मुश्किल हालात में वापस आए, इसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं पोलैंड से आज ही इंडिया लौटे हरजोत सिंह के बारे में। हरजोत सिंह मौत के मुंह से निकल कर आए हैं, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। हरजोत यूक्रेन की राजधानी कीव में फायरिंग के दौरान घायल हुए थे। उन्हें सीने और पैर पर 5 गोलियां लगी थी। उन्हें वहां से बचाकर लाना एक चमत्कार से कम नहीं है। आज इंडियन एयरबेस पर प्लेन लैंड करने के बाद हरजोत को सीधे दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। हरजोत दिल्ली के रहने वाले हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, हायर एजुकेशन के लिए यूक्रेन गए थे। 27 फरवरी को यूक्रेन की राजधानी कीव से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने एक टैक्सी बुक कराई थी। इसी दौरान हरजोत क्रॉस फायरिंग में फंस गए, उन्हें गोलियां लगी, घायल हो गए और बिल्कुल मौत के मुहाने तक पहुंच गए। आज हरजोत जनरल वीके सिंह के साथ वापस आए हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि उन्हें बचाकर लाना एक चमत्कार है और इसके लिए भारत सरकार के एफर्ट्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।